वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 8 है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आप मेरे ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा और मैं +2 सेकंड ईयर का भी कोर्स अवेलेबल आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आज इंटरनेशनल ट्रेड हम पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग क्या है। So, the trade between the two countries is known as international trade. तो इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड है जो कि दो देशों के बीच में होता है, दो कंट्रीज के बीच में होता है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड के मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के फीचर्स और प्रोसीजर जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा वीडियो में इंट्रो पार्ट में कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 8 है। तो इसका डेफिनेशन क्या हमने समझा कि वो ट्रेड जो कि दो सिटीजन के बीच में होती है, दो देशों के सिटीजन के बीच में होती है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और उसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप उसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सिटीजन ऑफ 2 और मोर कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। हम उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, खरीदना होता है और बेचना होता है कि कोई एक देश खरीदेगा और कोई दूसरा देश बेचेगा, वही होता है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और किसी देश से हम सामान खरीद रहे हैं तो उसे हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और अगर किसी और देश से हम सामान खरीदते हैं किसी और देश को बेचने के लिए, तब हम उसे क्या कहते हैं भाई, इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर सामने वाले बांग्लादेश को अगर हम सामान बेचते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं, तब हम उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और जब हम बांग्लादेश से सामान या फिर गुड्स परचेज करते हैं और दूसरे देश को मतलब नेपाल को हम उसे सेल कर देते हैं, तब हम उसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा, समझ लेते हैं अपने नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। क्या क्या नेचर इसका, ये कैसे काम करती है। इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर, ये पॉलिटिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, लोगों के सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, इकोनॉमिकली डिपेंड करती है और भी डिपेंड करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड कितना ग्रो करेगा, कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल नहीं होगा भाई। अब इस तो ये हो गया। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये है हमारा, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंपनीज के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो वहां पे जो गरीबी के कारण वो ज्यादा सामान खरीद नहीं पाते हैं। तो अगर कोई कंपनी है अपना मार्केट वहां पे जमाना चाहती है तो क्या करेगी, वो कम मतलब दामों में चीजों को प्रोड्यूस करेगी और वहां पे बेचेगी। नहीं तो अगर ज्यादा दाम के बेचे, दूसरे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं यूरोप। अब यूरोप एक बहुत ज्यादा अमीर कंट्री है, वहां पे लोगों का परचेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, खरीदने की शक्ति बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा रुपए में बहुत ज्यादा उनका इनकम है, तो ज्यादा दामों के क्वालिटी ऑफ गुड्स भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में जो कंपनियां आएंगी वो अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेंगे विथ हाई प्राइस वहां पे करेंगे, ठीक है। और क्या, अब हम चलिए समझ लेते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मतलब ये बहुत ज्यादा सोच समझ के, मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करके, स्टडी करके, सर्विस करके, ये एक मतलब निकालते हैं कि कौन से कंट्री में आपको क्या करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, हाई मार्जिन होगा, पॉपुलैरिटी होगा, ब्रांड का मतलब पॉपुलैरिटी होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो कि हमारी सुजुकी कंपनी, जो कि एक जापानीज कंट्री है, उन्होंने कार निकाली थी सुजुकी 800 सीसी, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ज्यादातर बेस्ट थी। लेकिन जापान में ये नहीं चली, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग के पास खरीद मतलब ज्यादा इनकम वाले लोग इनको नहीं खरीदते, तो वहां पे सब कुछ ज्यादातर इनकम वाले ही है, तो ये कंपनी जो है फ्लॉप हो गई जापान में। लेकिन जब यही कंपनी यही कार सेम मॉडल को इंडिया में इन्होंने जब लॉन्च किया, तो ये उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। की तरफ क्या भाई, डिपेंड्स ऑन इन टाइमली इंफॉर्मेशन। ये आपको बहुत, अगर मान लीजिए कोई सही समय पे आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो यही यहाँ पे बताया गया, अगर कोई बिजनेस फर्म को, बिजनेस कंपनी को सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इस कंट्री में ये चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप बना दो जल्दी से, तो आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। जैसे कोको कोला जो कंपनी है यूरोप में धूम मचा के रखी थी अपने टाइम में, तो लेकिन कुछ डेकेड के बाद मतलब 10 से 20 सालों के बाद हमारी पेप्सी ने भी एंटर कर लिया यूरोप मार्केट में। लेकिन 10 से 20 सालों तक कोको कोला ने अपना तो तख्ता जमा लिया था ना, इन्होंने एक मोनोपोली जमा ली थी कि मतलब और कोई
कोई भी रेस्टोरेंट में जाए, अरे भैया कोको कोला लाना भाई, अरे भैया कोको कोला, मैंने कोको कोला के सिवा कुछ बिकता ही नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद पेप्सी भी बिकने लगा। तो यहाँ पे एडवांटेज कौन उठाया? कोको कोला। तो वही टाइमली इंफॉर्मेशन के हिसाब से एडवांटेज मिलता है। हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज साइज ऑफ बिजनेस, ये जो कंपनियां होती है बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि आपको पता है इनमें बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है, कैपिटल रिक्वायर होता है, एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या? सेगमेंटेशन ऑफ बिजनेस। सेगमेंटेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि पार्ट कर देना, डिवाइड कर देना, सेक्शन वाइज कर देना। अब जो सैमसंग और जो सोनी कंपनी है वो बहुत ज्यादा कहाँ पॉपुलर है? हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। किस लिए भाई? ब्रांड के लिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी है सामान की, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है, बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल प्राइस में, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस में ये हमारे को सामान देते हैं। अब कुछ कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। क्या भाई? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? क्या? सेपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स। अब प्रोड्यूसर और बायर के बीच में ये कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं रहता है, ये पूरे अलग अलग हो जाते हैं, इनमें कोई भी लिंकेज नहीं रहता है। प्रोड्यूसर है जैसे कि मार्केट स्टडी करके रखी हुई है, उसको इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो बायर के हिसाब से अपना प्रोडक्शन चालू कर लेता है। भाई नीड ऑफ मिडिलमैन, और इंटरनेशनल ट्रेड में मिडिलमैन की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे अब एक देश के आदमी है, अब एक देश का आदमी एक लैंग्वेज नहीं जानता पर्टिकुलर। अब चाइनीज जो कंपनी है, अब चाइनीज कंपनी इंडियन लैंग्वेज नहीं जानती है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बन जाती है। तो यहाँ पे एक मिडिलमैन की बहुत ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मिडिलमैन अगर रहेगा तो वो अच्छे से डीलिंग कर देगा, रीजनेबल प्राइस में कंपनी में साठ गांठ बैठा देगा भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसको हम आगे भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे आपको मेरी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन तो पहले मिलेगी भाई, ठीक है। अब चलता है इसका नेक्स्ट की, क्या भाई? इनोवेशन इज द कोर। और ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, इनका इनोवेशन ही मतलब सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट पार्ट यही है कि हर एक चीज में, हर एक टाइम में, हर टाइम ये इनोवेट करते रहते हैं, और इनकी कंपनियां इसलिए ही ग्रो होती हैं क्योंकि हमेशा इनोवेशन करती रहती हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम एप्पल ले लेते हैं। अब एप्पल हर महीने वो अपने क्वालिटी में इनोवेशन करती रहती है, जैसे कि मान लीजिए एप्पल का आईफोन है, उन्होंने कोई अच्छा फीचर डाल दिया मोबाइल में कि मतलब आप सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही अपना पासवर्ड नहीं खोल सकते, आप अपने फेस से भी कर सकते हो। तो बहुत सारा हमारा ऐसा है। तो इनोवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सब इंटरनेशनल ट्रेड में। और क्या? गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है कि भाई देख, अगर तू किसी और देश को सामान बेचता है तो हम तुझे बहुत ही कम रोकेंगे, मतलब 2% का टैक्स लगाएंगे, लेकिन तू किसी और देश से सामान खरीद के लाता है ना, तो आधा पैसा तो हम ही खा जाएंगे, मतलब 40% ऑफ द टैक्स हम ही लगा देंगे, 10% टैक्स हम लगा देंगे, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का, ठीक है। अब क्या? डील्स इन फॉरेन करेंसी। अब जैसे कि एक देश का पैसा दूसरे देश में जाता है तो उस देश की करेंसी का मतलब प्राइस बढ़ते जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए डॉलर, $1 इज इक्वल टू आपको पता है कितना? 75 इंडियन रुपीज। आई करेक्ट नहीं हूं, लेकिन अप्रोक्स हमेशा इसी के आसपास रहता है, 74 से लेकर 75 रुपीज तक ही रहता है $1, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हेल्प इन मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ सर्किल। ये जो लाइफ सर्किल होता है प्रोडक्ट का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मान लीजिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सुजुकी कंपनी 800cc का, उसका लाइफ सर्किल कंप्लीट हो गया था जापान में, अब उसका कोई चर्चा ही नहीं था, उसका मतलब डिमांड ही नहीं था जापान में। लेकिन जब उन्होंने इंडिया में ला दिया तो उसका साइकिल क्या बढ़ गया, मतलब लाइफ उसका और ज्यादा एक्सटेंड हो गया, क्योंकि मार्केट में ज्यादा बहुत ज्यादा इनका ग्रोथ होने लगा। थोड़ा सा रुकिए, मैं कॉल पिकअप करके आपको फिर से आता हूँ। चलिए हम इसका सेकंड पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, क्या कि हैव अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाते हैं अपने फील्ड में, और बहुत ही तक एडवांटेज मिल जाता है कि ये अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे कर ले। अब जैसे कि मान लीजिए इनको चार्जर कंपनी है, चार्जर कंपनी अगर कोई मतलब एम्प्लॉय बना, मतलब एक वर्कर बनाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब यही मशीन से होने लगी, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से होने लगी, ऑटोमेशन हो जाएगा, जब कंपनियां में हर चीज रोबोट्स करने लगेंगे तो ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी, कम दामों में हो जाएंगी, और पर
चार्जर कॉस्ट भी इनका कम पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा ये ग्रोथ कर पाएंगे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू इनकम कर पाएंगी। तो यही एडवांटेज हो जाता है हमारा क्या टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आपको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का +2 फर्स्ट ईयर का लिंक आपको आई बटन पे दे दे रहा हूं, आप जल्दी से ले लीजिएगा। आई बटन पे लिंक है, ठीक है, क्या आई बटन पे आपको लिंक दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या एक्सपांशन ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कि कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं तो इनका डे बाय डे एक्सपांशन होता रहता है, हर एक जगह एक्सपांड करते रहते हैं। तो हमारे एक्सपांड, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। ये हर एक चीजों का बहुत ही अच्छा यूज करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए एक नींबू है, अब हम लोग क्या करते हैं, नींबू को थोड़ा निचोड़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं नींबू को पूरा निचोड़ देती हैं, उसके मतलब छिलके को भी पीस देती हैं। मैंने कहने का मतलब एग्जाम्पल मैंने दिया कि ये जो कंपनियां होती हैं ऊपर से लेके नीचे तक उसको पूरा 100% यूज कर लेती है, मतलब 99% पूरा यूज कर लेती है कि उसके बाद वो चीज बेकार हो जाएगा, भी जो है कम हो जाएगा। और क्या, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि हमने पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज हमको कमाने को मिलता है, इंडियन रुपीज का दाम बढ़ता है डॉलर अगर एक्सचेंज होता है तो। और हेल्थ इन म्यूचुअल ग्रोथ, हर किसी का साथ के साथ हर किसी का विकास। जैसे कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से मर्ज हो रहे हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद ले रही है, तो यहाँ पे उनका सैलरी भी बढ़ रहा है, एक हिसाब से उनको एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है और एक साथ बढ़ भी रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कहाँ है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, रेलवे बनाने में, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर में इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जो कंपनी बरकरार रहे और मार्केट में अच्छा इनका रेपुटेशन भी बने रहे। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस की तरफ चल लेते हैं। क्या इसका डिसएडवांटेजेस है, स्टडी ऑफ फॉरेन मार्केट एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे हमको ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सर्वे करवाना पड़ता है कि हमारे कंपनी जो है क्या गुड्स प्रोड्यूस करने से बहुत ही अच्छा मार्केट में ट्रेंड करेगी, इनको ये ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और है हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई मार्केट कब डाउन चल जाएगा, कब हाई चला जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज्यादा रहता है मार्केट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ पेपर। बहुत ज्यादा पेपर वर्क यहाँ पे लगता है हमको, बहुत ज्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, एक काम के लिए आपको 10 कागजात लगेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉट ऑफ पेपर वर्क हो जाता है। ये आज की मतलब बात नहीं है, ये 2 साल पीछे की बात है। जैसे कि आपको पता है हमारा एजुकेशन जो पॉलिसी बहुत ज्यादा पुराना मतलब फॉलो करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस सब प्रोसेस आजकल सब कुछ ऑनलाइन मोड में हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक है, अब चलते हम इसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंपोर्ट ट्रेड पे हमारी जो गवर्नमेंट है 10% अगर टैक्स लेती है, तो वहीं एक्सपोर्ट ट्रेड पे वो 2 से 3% ही टैक्स करती है, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए, ज्यादा अगर सामान बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट करते हैं मतलब ज्यादा खरीदते हैं तो किसी और के पास ज्यादा पैसा जाएगा, बस वही है। और हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे चार्ज होता है, बहुत ज्यादा फीस। लेकिन आज के फास्ट फॉरवर्ड मतलब हमारा क्या युग में, या फिर हम टेक्नोलॉजी का मतलब ईरा बोल सकते हैं, ईरा, तो इसमें बहुत ज्यादा कम हो गया है। ये से ज्यादा उतना डिसएडवांटेजेस है नहीं। डिफिकल्टी इन पेमेंट्स, आजकल तो पेपल हो चुका है, इंटरनेट इन ऑनलाइन मोड हो चुका है, तो यहाँ पे पेमेंट्स का भी बात नहीं होता। हाँ, तो चलिए हम समझ लेते हैं अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें फॉलो होते हैं। तो ये तो आपका सिलेबस का एक पार्ट है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे बेस्ट कंपनीज कौन कौन से हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में। EC21 एक हमारा इंडियन लिमिटेड है जो कि बिजनेस करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और रोशन इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि हमारा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में है, भुवनेश्वर, ये भी एक्सपोर्ट कंपनी है एक तरफ की। और भारत मसाले, ये भी एक एक्सपोर्ट कंपनी है। और इंटरनेशनल कंपनी है जैसे कि Alibaba.com या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब भी हमारे एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका बिजनेस चलता है बहुत सारे देशों में। अब चलिए इसको एग्जांपल की तरह से हम समझ लेते हैं कि अब जो हमारे एक्सपोर्टर है कौन है भाई, बटुक जी, बटुक लाल जो है हमारे बटुक जी है एक्सपोर्टर, मतलब सामान बेच रहे हैं इंडिया से। अब किसको बेच रहे हैं भाई, हमारे एक ब्राजीलियन लड़के हैं, क्या नाम है इनका भाई, डेबिट, ब्राजीलियन कस्टमर है हमारे डेबिट, जो कि हमारा इंपोर्टर है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है। एक्सपोर्टर हमारे बटुक जी है और इंपोर्टर हमारे डेविड जी है। इंपोर्टर को हम जो सामान खरीदता है और एक्सपोर्टर मतलब जो सामान बेचता है, तो इसको हम नॉर्मल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा,
कुछ भी अगर सबसे पहला इवेंट जो है, सबसे पहला इवेंट होगा वो ट्रेड इंक्वायरी की। हमारे जो डेविड जी हैं वो हमारे बटुक जी से इंक्वायरी करेंगे कि भाई आपका सामान का क्वालिटी क्या है, सामान का प्राइस क्या है, आपको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला एक्सपोर्ट करने के लिए, आप सर्टिफाइड कंपनी हो या नहीं है, और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेड। ये सब एक इंक्वायरी करके एक फॉर्म में ये देते हैं किसको, अब ये ईमेल कर देते हैं, क्योंकि आजकल ईमेल का जमाना है फास्ट फॉरवर्ड, तो ये ईमेल कर देते हैं किसको भाई, एक्सपोर्ट कंपनी जो कि है बटुक जी, जो कि आर रोशन इंडिया एक्सपोर्ट लिमिटेड के हमारे मतलब हेड मैनेजर है। ठीक है, तो इनके पास आता है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। तो ये इंक्वायरी रिसिप्ट मतलब करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सारा जब इंफॉर्मेशन को मिल जाता है तो ये उस इंफॉर्मेशन को फिर से ईमेल कर देते हैं कि भाई हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स A1 नंबर 1 क्वालिटी का है, हमारा गुड्स 400 रुपए का आपको प्रति पड़ेगा। मतलब मान लीजिए इनके वॉचेस कंपनी है, ठीक है, तो वॉचेस कंपनी जो है प्रोड्यूस करते हैं ये, तो अगर वो लिस्ट प्राइस बोले हमारा 400 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, हमारी क्वालिटी टॉप 1 है, इंडिया में हमारा रॉक कर रहा है, हमारा जो सामान है एकदम धूम मचा रहा है। तो ये सब इंक्वायरी ये इसको किसको भेजते हैं भाई, हमारे डेविड जी को भेज देते हैं, हमारे बटुक जी। और उसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस क्या आएगा, प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब जो हमारे डेविड जी हैं वो ये बताएंगे कि हमारे पास इंपोर्ट लाइसेंस है, और बटुक जी ने इंक्वायरी की कि आपके पास क्या इंपोर्ट लाइसेंस है, आप क्या सर्टिफाइड कंपनी हो, आप सही हो, लाइसेंस्ड हो, लीगली आप अपना बिजनेस कर रहे हो। तो ये उनसे भी बिजनेस मांगते हैं, सॉरी बिजनेस नहीं, लाइसेंस मांगते हैं कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी हो भी या नहीं हो, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें। तो ये दिखाते हैं कि इंपोर्ट लाइसेंस उसको फैक्स कर देते हैं, उसका फोटो कॉपी फैक्स या फिर ईमेल कर देते हैं। ये हो गया बराबर। अब हम इसका थर्ड फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, क्या, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब जो ये इंपोर्ट लाइसेंस के साथ साथ जो डेविड जी हैं उन्होंने एक फैक्स मतलब ईमेल कर दिया था कि हमको भाई इतना सामान चाहिए, मतलब 100 पीस हमें क्या बोलते हैं वॉचेस कंपनी है, तो हमें लेडीज वॉच 1000 पीस चाहिए, छोटे बच्चों की 2000 पीस चाहिए हमें वॉचेस, और बूढ़े लोगों का रिस्ट वॉच हमको 5000 के आसपास चाहिए भैया। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब वो बोले कि हमारा क्या कितना चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए। अब जब हमारे बटुक जी है एक्सपोर्टर इंडिया के, वो उन्होंने क्या बोला, ठीक है भाई हम तो भेज देंगे, लेकिन इसका रेट, क्वालिटी और इसका टेस्ट जाने के बाद, आपको टैक्स लग जाने के बाद आपको कितना रुपया पड़ जाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो उन्होंने एक रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर भेज दिया उनको, जिसको हम इंटेंड भी कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ स्टेज आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है भैया, हमको समझ नहीं आया। ये लेटर ऑफ क्रेडिट वो है जिसमें कि हमारे बटुक जी को एक फॉर्म बनाते हैं, बटुक जी एक अपना लीगल फॉर्म बनाते हैं, जहां पे डेविड जी अपना सिग्नेचर करते हैं, क्या करते हैं भाई, साइन कर देते हैं। वो इंपोर्ट लाइसेंस के साथ ही ये भेज देते हैं अपना सिग्नेचर करके एक तो पेपर पे कि भाई हम आपसे 5 लाख रुपए का कारोबार कर रहे हैं, तो इस टाइम पे, इस महीने में हम आपको इस फिक्स डेट पे आपको इतना पैसा दे देंगे या फिर भिजवा देंगे, पेमेंट हो जाएगा आपका, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, पेमेंट सिक्योर हो गया, इनको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्रॉड होगा नहीं, क्योंकि अगर ये फ्रॉड करना भी चाहेंगे तो ये इंटरनेशनल कंपनी का डायरेक्ट मुकदमा चला सकते हैं, क्योंकि इनके पास पूरा एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो होता है जिसमें हम सामने वाले से ये गारंटी लेते हैं कि आप हमारे पैसे एक पर्टिकुलर डेट या टाइम पे दे दोगे। ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा एक्सपोर्टर क्या करते हैं, बटुक जी हमारे क्या करते हैं, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। वो ये पहला ये है जो एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो आगे से ही इनके पास रहता है, ये बार बार इनको एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाना ही होता है। जैसे ये कंपनी एस्टैब्लिश होती है ये अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस बना लेते हैं। तो ये एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे बनाते हैं, पहले इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, ये वहां पे जाके अपना पहला एक अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये मैंडेटरी है, अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और कोड नंबर आपको आरबीआई एक जारी करेगा, 2 से 3 दिनों के भीतर आपको आरबीआई का आपको कोड नंबर देगा कि भाई आपका ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर है, आप इसको यूज कर सकते हैं आपके इंपोर्टर या फिर इंपोर्टर के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप जाके एक्सपोर्ट कंपनियों में रजिस्टर्ड हो गए कि भाई बटुक जी की कंपनी जो है रोशन इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि खुर्दा डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर में है, आपकी कंपनी भैया एकदम लीगली रजिस्टर्ड हो गई इंडिया एक्सपोर्ट कंपनी के लिस्ट में।
ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट आता है इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या करता है कि ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, वो जान लेता है कि भाई हमको अब फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, तो उसके लिए हमको कुछ लाइसेंस बनाना पड़ेगा, हमको भी कुछ अलग अलग चीजें बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम भी सर्टिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट फिर प्रोसेस क्या रहेगा, प्लेसिंग द ऑर्डर। वो ऑर्डर प्लेस करेगा, भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए, इतना रकम का माल चाहिए तो आप इसको भेजवा दीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया लेटर ऑफ क्रेडिट उसको मिलता देता है कौन, हमारा इंपोर्टर, मतलब डेविड जी हमको लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं। तो ये जो हमारे इंपोर्टर है, ज्यादातर हर इंपोर्टर जो है डेविड जी, वो ऑर्डर के साथ साथ एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे देते हैं, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको इस डेट पे हम पैसा दे देंगे, उस चीज की गारंटी दे देते हैं पहले से ही एक लेटर में कि हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। अब अब तो ये हो गया इंपोर्टर। अब हम चलते हैं एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर क्या करता है, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बाद अब ये स्टेजेस से 1 बाय 1 होते रहते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ मतलब पॉइंट पे हमारा जो बटुक जी है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुरू कर देते हैं। अब वो हर चीज बनाना चालू कर देते हैं जो कि इंपोर्टर ने ऑर्डर किया है, और ये जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि ये कम से कम 15 दिन से पहले ही अपना सारा प्रोडक्शन कंप्लीट कर ले, 2 दिन या फिर 3 दिन पहले ही कर लें। अगर नहीं कर पाए तो इनको कहीं से भी अरेंज करके इनको गुड्स देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन वाले आते हैं, कस्टम वाले आते हैं। अब हम कस्टम वाले किसको कहते हैं, जो कि इंस्पेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर्स आते हैं कि आप लीगली काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपके गुड्स लीगली एक्सपोर्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, आपका क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो पहले ये दिखाओ, क्या चीज है, इसका अमाउंट क्या है, इसका वेट क्या है, आपको ये सारी प्रोसेस निभाने पड़ेंगे। इस सारे प्रोसेस के बाद जाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलीगल चीजें भी होती हैं, जैसे कि हमने साउथ फिल्मों में देखा है कि लोग मतलब पहले बोरी मतलब डब्बों में तो आम रख देते हैं लेकिन उसके नीचे पूरे ड्रग्स की एक थैली रहती है। तो ये इसलिए इंस्पेक्शन होता है कि आपका कंपनी सही चीजें लोगों को भेज रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं भेजेगा तो हमारा इंडिया का ही इमेज खराब होगा और हमसे कोई ट्रेड करना नहीं चाहेगा। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन इसलिए होता है। उसके बाद गेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जो हमारे एक्सपोर्टर हैं बटुक जी, अब वो क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी वाले से, कंपनी वाले से भाई बात कर लेते हैं कि भाई देख तू हमारा इंश्योरेंस क्लेम करेगा अगर हमारा चीजों को कुछ भी हो गया तो जो है हमारे जैसे कि अब बटुक जी ने LIC से अपना इंश्योरेंस ले लिया। तो LIC वालों से जब इन्होंने अपना इंश्योरेंस ले लिया, क्या भाई कि अगर हमारा सामान एक्सपोर्ट होते होते मतलब शिप में, जहाजों में कोई भी डैमेज हो गया, फायर हो गया, लग गया, थेफ्ट चोरी हो गया या फिर डूब गया, तो इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप होंगे, आप हमें इंश्योरेंस देंगे भाई। मतलब अगर मान लीजिए उनका गुड्स जा रहा है 20 लाख रुपए का, उनका गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ब्राजील को, तो यहाँ पे जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस अगर इन्होंने करवाया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इनको कम से कम 15 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी। इसलिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं कि हमारे ऊपर ही सारा रिस्क ना हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। उसके बाद हमारे बटुक जी क्या करेंगे, अब वो अपने बंदों को भेजेंगे कि भाई तुम जाओ शिपिंग कंपनी वालों के पास, मतलब जो जहां से वो एक्सपोर्ट करते हैं शिप कंपनी पे, अब उस शिप वाले से बातचीत करो कि हमारा जो गुड्स है इतना है, बल्क में है, इतना गुड्स की क्वांटिटी है, हमारी एक बॉक्स की मतलब रेंज इतनी है, तो उस हिसाब से तुम जाओ वहां पे हमारे लिए जगह की बुकिंग करवा दो। जैसे कि हम अगर ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, तो हमको एक सीट बुकिंग करनी पड़ती, तो यहाँ पे भी वही होता है। हमको जब हमको सामान किसी और देश को भेजना होता है तो हमको एक पर्टिकुलर एक जगह मतलब मान ली 5x5 इंच की स्क्वायर फुट की एक इलाका मतलब चाहिए हमको, या फिर एक रूम जितना बड़ा हमको एक इलाका चाहिए जहाँ पे हम अपने सामान रख सकें। तो यहाँ पे रिजर्वेशन आगे से ही हो जाती है, जिसके लिए अलग से फीस लगती है, अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस है। ये तो बस आपकी थ्योरी पार्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में उतरोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, अब 9 पॉइंट क्या है हमारा, कस्टम क्लियरेंस। अब जब हमारे एक्सपोर्टर मतलब बटुक जी ने हर चीज क्या लिया, अब उन्होंने शिप में लोड भी करवा लिया। क्या भाई, शिप में सारी चीजें लोड भी करवा लिया, एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन एट लास्ट आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। कस्टम क्लियरेंस मतलब सारी चीजें
लॉफुली होनी चाहिए। एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस कोई भी गलत तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे अपने गुड्स को, और आपका कंपनी भी बैन हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ गुड्स की, आपकी जो गुड्स है कितनी वैल्यू करती है, 10 लाख की है, 5 लाख की है, 2 लाख की है या फिर 1 लाख की, आपको ये बताना पड़ता है। और क्या रेगुलेटरी प्रोविजंस, आपको बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वैट भरना पड़ेगा और सारे रेस्ट्रिक्शन का फीस भरना पड़ेगा। तो ये सब प्रोविजंस हो जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब असेसमेंट ऑफ ड्यूटी कि हर एक बंदे का जो हमारा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको चीजों को एक जगह से लोड करके मतलब शिप में लोड करना होता है। तो यहाँ पे वो कैप्टन ऑफ द शिप जो कि हमारा होता है कैप्टन शिप का, उन्हें एक इनको रिसिप्ट दिखाना पड़ता है जिसको बोलते हैं मेटे रिसिप्ट, जिसको कौन देता है भाई, हमारे कैप्टन ऑफ दिस शिप वो देते हैं। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट जो कि हमारा कैप्टन देता है शिप का, सिग्नेचर करके भाई ठीक है हम आपको सामान को एक्सपोर्ट कर देंगे और ये चीज एकदम लीगली एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक, उसके बाद 11वें नंबर पॉइंट पे हमारे जो बटुक जी हैं वो क्या एडवाइस देते हैं इंपोर्टर को, मतलब डेविड जी को क्या एडवाइस देते हैं कि भाई देख, अगर मैं सामान तुझको भेज रहा हूं तो तू 4-5 दिन बाद जाना वहां से सामान छुड़वाने, और ये हमारा गुड्स का मतलब अमाउंट है, प्रोडक्ट का डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, या फिर ये मतलब और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड द प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कितना लास्टिंग जाएगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना है, क्वांटिटी कितनी, ये सारे उसको एडवाइस दे देता है कि इसको भाई डेविड जी को बटू जी दे देते हैं। उसके बाद एट लास्ट सिक्योरिंग पेमेंट, जैसे कि हमने बोला था कि वो अपना पेमेंट सिक्योर करने के लिए पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जारी कर देते हैं, जिससे कि वो कंफर्म हो जाते हैं कि भाई हमारा जो पेमेंट है वो तो होके ही रहेगा, और एट लास्ट वो पेमेंट ही रहता है। ठीक है, अब जो हमारे इंपोर्टर है, अब इतना जब हो गया, बटुक जी खत्म कर दिए, ऊपर शिप पे लगा दिए, जहाजों पे चढ़ा दिए। अब वो जो जहाज है यहाँ से अपने इंडिया से हो करके ब्राजील में पहुंचेगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्राजील में पहुंचेगा तो यहाँ पे जो हमारे डेविड जी ने क्या बोला, भाई देख तू हमारे देश में सामान पहुंचा दे, हम वहां से अपने इलाके में पहुंचा देगा तो हम अपने घर ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ले जाएंगे। और भी बहुत सारे इंपोर्टर होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तुम अपने ही देश के मतलब बॉर्डर मतलब शिप जगह पे जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं डॉक, तो डॉक पे आप करवा दो, हम वहां से आपका सामान अपने खर्चे पे ले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे कि आपको बोलते नहीं है भाई देख टैक्सी में अगर आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा तो 100 रुपया लूंगा, या फिर आपको एयरपोर्ट के आसपास छोड़ूंगा तो 80 रुपये लूंगा। तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि आपको आसपास या फिर अपने खर्चे पे ले जाने पे थोड़ा ज्यादा महंगे पड़ेंगे, अगर इंपोर्टर आपसे बोलता है कि हम अपने खर्चे पे ले जाएंगे तो आपका खर्चा कम पड़ जाता है। ठीक है, अब ऑब्टेनिंग मेटे रिसिप्ट, अब जब ये गुड्स सारे बटू जी के द्वारा इंपोर्टर डेविड जी को मिल जाएंगे तो वो एक जब उनको मेट रिसिप्ट मिलेगा तो वहां पे वो सिग्नेचर करेंगे भाई हमको सामान मिल गया, अब हम उसको छुड़वा सकते हैं सामान को। फिर कस्टम क्लियरेंस फॉर्मेलिटी करनी पड़ेंगे, आपको बहुत सारे लीगल काम करने पड़ेंगे, सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको जाकर आसपास के मतलब लॉ के पास, आपको एक और भी बहुत सारे लॉ मतलब होते हैं जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस मतलब सारे लॉ फॉर्मेलिटीज ही होते हैं। उसके बाद मेकिंग पेमेंट, वो मेक पेमेंट कर देते हैं क्या कि भाई देख 50 लाख का डील हुआ था तो तू ले ले अपना 50 लाख रुपया, मैं तेरे को पेमेंट कर दे रहा ऑनलाइन थ्रू या फिर एनईएफटी तुमको कर दे रहा हूँ। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये है हमारा एनईएफटी, वो कर देते हैं। तो एनईएफटी क्या होता है, ये आपको पैसा बहुत ही ज्यादा अमाउंट, अगर आप 10 से 20 लाख रुपए ज्यादा अगर किसी का पेमेंट करते हैं तो एनईएफटी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अकाउंट्स क्लास में। ठीक है, और 9th क्या है, लास्ट प्रोसेस क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन की। अब कंपनी से अब आपको कोई लेन देन नहीं, जैसे कि आपने पेमेंट पूरा फुल कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बंद तो बनना बंद। जय हिंद दोस्तों।